हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेखपाल की जो मैथमेटिक्स है उसमें जो टॉपिक आते हैं उसमें एक सांख्यिकी आता है, उसके बारे में बताता हूँ मैं। सांख्यिकी में दो पोर्शन है, एक सांख्यिकी और दूसरा है उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक है, तो सांख्यिकी को सबसे पहले आज मैं बताता हूँ आपको सांख्यिकी में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसके सवालों को लगाते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सांख्यिकी होती क्या है पहले आप समझिए। ठीक है, तो सांख्यिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा असंग्रहित रॉ डाटा, यानी जैसे कोई डाटा है असंग्रहित है, उसको ले लेते हैं हम, को संग्रहित डाटा में बदलते हैं। ठीक है, और सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक, अब असंग्रहित डाटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई मैच है, जैसे मान लीजिए आपका जो है क्रिकेट मैच है और 2020 का मैच है, उसमें जिस हिसाब से दो टीमें खेल रही होती हैं तो रन बनाती हैं वो। तो मान लीजिए कोई टीम रन बनाएगी 20 ओवरों का, तो उसका पूरा डेटा क्या है? ठीक है, यानी पहले ओवर में मान लीजिए कुछ रन बने, मान लीजिए पहले ओवर में 10 रन बने, दूसरे ओवर में जो है 12 रन बने, तीसरे ओवर में मान लीजिए 6 रन बने। तो इस तरीके से डाटा जो है पहले जो मैच हुआ उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, ये सबको संग्रहित करना ही जो है वो सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, अब एक एक दो दो तीन तीन ओवर तक के, मान लीजिए 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर तक का डाटा है, फिर उसको मान लीजिए इस तरीके के डाटा जो होते हैं वो कहलाते हैं अवर्गीकृत। मतलब उसका कोई वर्गीकरण नहीं हुआ, अवर्गीकृत डाटा है ये। ठीक है, नॉन क्लासिफाइड बोला जाता है, अवर्गीकृत या नॉन क्लासिफाइड। ठीक है, इसी को हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं। इस डाटा को क्लासिफाई करने के लिए जैसे मान लीजिए हमने 0 से लेकर के और 5 तक के जो ओवर हैं उसमें जो रन बने, मान लीजिए 40 रन बने, फिर 5 से लेकर 10 तक के जो ओवर हैं उसमें मान लीजिए जो है 60 रन बने, फिर 10 से लेकर 15 तक के ओवर हैं उसमें 75 रन बने, फिर 15 से लेकर 20 तक के ओवर हैं उसमें मान लीजिए 60 रन बने। तो ये इस तरीके से जो डाटा हम संग्रहित करते हैं उसको हम कहते हैं वर्गीकृत डाटा। ठीक है, वर्गीकृत डाटा। अब वर्गीकृत डाटा जो होता है तो इसमें जो ये बना हुआ है इस तरीके से टेबल बना दी जाए अगर जो, ठीक है, तो ये वर्गीकृत हो गया और ये हो गया आपका अवर्गीकृत। ठीक है, यानी क्लासिफाइड डाटा या नॉन क्लासिफाइड डाटा। अब इस वर्गीकरण में जो हमने जो लिया, ये जो क्लास लिया है 0 से 5, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, CI क्लास इंटरवल कहलाता है, यानी वर्ग अंतराल, इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। तो 0 से 5, 5 से 10 ये वर्ग अंतराल है। अब इसमें क्या होगा, इस वर्ग अंतराल में ये जो इधर की है ये कहलाती है लोअर लिमिट। ठीक है, यानी ये कहलाती है लोअर लिमिट, और इधर वाला जो है वो कहलाती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट या इसको कहते हैं निम्न सीमा। ठीक है, और इधर वाली कहलाती है अपर लिमिट या उच्च सीमा। अब वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, और ये इसका जो बना, जो इसके जो रन बने हैं, तो इससे इसके बीच में कितने रन बने? 40 रन बने। ठीक है, ये जो चीज़ है ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, बारंबारता। तो ज़रा हम इसको समझते हैं फिर कायदे से। तो ये हमने आपको रफ आइडिया बता दिया कि किस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और इसको जो है इस बार लेखपाल के एग्ज़ाम में रखा गया है, बल्कि UPSSC जो है वो इस टॉपिक को रखती है अपने मैथ का जो उसका सब्जेक्ट है उसमें सांख्यिकी और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को रखती है। तो पहले हम सांख्यिकी को समझ लें। तो इसका मतलब ये हो गया, अब डेफिनेशन हमें समझ में आ जाएगी। क्या है डेफिनेशन ये सांख्यिकी की? तो सांख्यिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा असंग्रहित रॉ डाटा को संग्रहित डाटा में बदलते हैं। ठीक है, और बदलते हैं और सूचना प्राप्त करते हैं। तो यह संग्रहित था, उसको संग्रहित दो भागों में कर दिया, मतलब या तो अवर्गीकृत या वर्गीकृत। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण, फिर टेबुलेशन, टेबल बनाई जाती है। ठीक है, फिर आपका जो है डायग्राम बना दिया जाता है। अब डायग्राम कैसे बनता है? तो डायग्राम बनाने का तरीका जो है वो आपका वही वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके दो खींचे और इसमें ये आपके स्तंभ टाइप के बना दिए गए। ठीक है, तो ये स्तंभ टाइप का जो हम बनाएंगे इस टाइप से, जैसे मान लीजिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, तो इसके बीच में जो रन बने तो वो हम अपने दिखा देते हैं डाटा। स्टैटिस्टिक्स कहलाती है, ये ग्राफ के तौर पे डायग्रामेटिक होता है। ठीक है, और एक डायग्राम जो होता है वो आपका कर्व, ये खाली एक वक्र टाइप का होगा। ठीक है, केवल एक लाइन टाइप की होगी, वक्र टाइप का, वो भी ऐसे बनता है। इसमें ले लेते हैं एक तरफ ओवर, एक तरफ रन, और इधर मान लीजिए ओवर ले लिया हमने और इधर रन ले लिया और कुंडी रखते चले गए, फिर उनको मिला दिया। तो एक डाटा होता है पाई चार्ट करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 है तो 0 से 5 ओवर, 5 से 10 ओवर, 10 से 15 ओवर और 15 से 20 ओवर। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ तो मान लीजिए 20 यहाँ आ गया, तो इसमें इतने रन बने, इसमें इतने रन बने, मान लीजिए इसमें 0 से 5 में 40 बने, फिर इसमें 60 बने, फिर इसमें 75 बने और इसमें आपके 60 बन गए। ठीक है, तो ये आपका पाई चार्ट टाइप का डाटा हो गया, ये वक्र वाला हो गया। ठीक है, और ये आपका स्तंभ वाला हो गया। तो इस तरीके से डाटा हम डायग्रामेटिक बनाते हैं। तो उसके बाद डाटा क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं।
उसका एनालिसिस किया जाता है। तो एनालिसिस ऑफ डाटा, तो डाटा का जो एनालिसिस किया जाता है तो उसमें समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन ये सब निकाला जाता है, ठीक है। यानी समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, और ये मीडियन और मोड और विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करने के बाद फिर हम प्रेडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। इसी तरह जब मैच चल रहा था तो आप देखते होंगे मैच में, क्रिकेट के मैच में कि अनुमान लगाते हैं कि मतलब 0 से 10 ओवर में इतने रन बने, 10 से 20 ओवर में इतने बने, तो 50 ओवर तक कितने बनेंगे, तो वो प्रेडिक्शन लगाते हैं, ठीक है। जैसे 0 से 10 में इतने बने, 10 से 20 में इतने बने, तो हम 50 ओवर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि कितने आगे रन बनेंगे, ठीक है। तो ये सब अनुमान लगाते हैं। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स हम निकालते हैं। तो इस चैप्टर का निचोड़ यही है, ठीक है। अब उसके बाद इसको समझते हैं हम कायदे से, स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा और कायदे से समझते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए वर्गीकरण जो होता है वो कई प्रकार का होता है। तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें अवर्गीकृत होता है, ठीक है। फिर वर्गांतराल होता है, क्लास इंटरवल बोला जाता है उसको, ठीक है। बारंबारता बंटन जो भी बताया, फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो जो रन वगैरह बने वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। फिर इसमें टैली चिन्ह होता है। टैली चिन्ह क्या होता है अभी आगे बताते हैं आपको। तो इसमें टैली मार्क लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर है तो उसके लिए 1 डंडा बना दिया गया, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 डंडे, ठीक है। 5 होता है तो 4 डंडे बना के कैसे क्रॉस कर दिया जाता है, ठीक है। फिर 6 होगा तो इसी के आगे 1 डंडा और बना दिया, 7 होगा तो 2, ठीक। तो ये टैली चिन्ह कहलाती है। संचयी बारंबारता क्या होती है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो संचयी बारंबारता भी आपको हम समझाएंगे क्या होती है, ठीक है। और आरेख, वृत्त, स्तंभ, लाइन ये भी हम आपको बताया था पीछे, उसी तरीके से बनाते हैं हम, ठीक। तो वर्गीकरण के प्रकार इतने हैं। उसके बाद फिर हम समझते हैं इसमें कि किस तरीके से किया जाता है। तो वर्ग अंतराल देखिए, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 12 मात्रा 40, 50, 60, 70 इस तरीके से है, ठीक है। वर्ग अंतराल की अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये होती है, लोअर लिमिट ये होती है, ठीक है। इधर वाली सीमा कहलाती है अपर लिमिट, इधर वाली लोअर लिमिट, निम्न सीमा, उच्च सीमा, ठीक है। किसी वर्ग में जितने पद आते हैं उन पदों की संख्या को उस वर्ग की बारंबारता कहते हैं। तो ये पद आए तो ये बारंबारता कहलाएगी हमारी, ठीक है। फिर एक सतत बारंबारता होती है, असतत होती है। सतत वहीं जो वर्गीकृत है, असतत जो वर्गीकृत नहीं है, ठीक है। मध्य बिंदु इनका निकाला जाता है, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। तो निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए तो मध्य बिंदु आ जाएगा। जैसे 5 है, 10 है, 5 + 10 यानी इसका आधा 7.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम समझते हैं वर्ग अंतराल को। वर्ग अंतराल में 2 तरीके होते हैं, अपरजीय रीति, समावेशी रीति, ठीक है। एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड, ठीक। तो उच्च सीमा बराबर अगले वर्ग की निम्न सीमा, ठीक। जैसे 5 से 10, 10 से 15, तो 10 यहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर 10 से शुरू हुआ। दूसरा इंक्लूसिव मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर नहीं होती। जैसे 4 से 8 है, अगला 8 से 10 होना चाहिए, 8 से 12 होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है, फिर 10 से स्टार्ट हुआ, यानी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा सेम नहीं होगी, इसमें सेम होती है, ठीक है। ये कहलाता है इंक्लूसिव मेथड और ये एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। यानी अपवर्गीय रीति, समावेशी रीति, ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं हम अपना आंकड़ों का परिसर या परास क्या कहलाता है, रेंज ऑफ डाटा, ठीक। रेंज ऑफ डाटा क्या होता है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा उसमें से सबसे छोटा आंकड़ा घटा दें हम तो वो कहलाता है रेंज ऑफ डाटा, ठीक है। रेंज ऑफ डाटा जैसे दिया है 4, 7, 9, 15, ठीक है। तो सबसे बड़ा 15 है, सबसे छोटा 4 है, 15 में से 4 घटा दिए 11, तो ये हो गया परिसर इसका, ठीक है। रेंज ऑफ डाटा कहलाएगा। बारंबारता बंटन क्या होता है, जैसे 2, 3, 4 ये कोई दिया हुआ है, तो अब हम इसको उसमें बारंबारता बना लेते हैं। तो 0 से 5 के बीच में 4 है, 5 से 10 के बीच में 1 है, 10 से 15 के बीच में 1 है, तो ये डाटा बना लेते हैं। अभी पीछे हमने आपको बताया, ठीक है। टैली चिन्ह ये होते हैं आपके, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, 6 ऐसे, ठीक है। वर्ग आप समझते हैं वर्ग अंतराल और टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं हम डाटा के हिसाब से। तो देखिए, तो वर्ग अंतराल 0 से 10 लिया, 10 से 20 लिया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता 2, 4, 10, 4, 11 है, ठीक है। तो इसमें टैली चिन्ह बनाएंगे तो 2 को हमने 2 बना दिया इस तरीके से, 4 के 4 डंडे हो गए, 10 के 2, 5, 5 के 2 हो गए, ठीक है। 4 के 4 हो गए, 11 में 5, 5 के 2 रेख हो गया, ठीक है। फिर आता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कहलाती है संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता तो क्या होता है, अब जो बारंबारता होती है वो 2 सीधे सीधे ऐसे लिख दिया गया, उसके बाद इसमें इसको जोड़ के यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। यानी बारंबारता अगली जोड़ते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। इसमें इसको ऐड किया, ये लिख दिया 4, 2, 6, ठीक है। और 6, 10, 16, ठीक है। 16, 4, 20, 20 और 11, 31, ठीक है। और लास्ट में इसका योग जो आता है n, और वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट होता है बराबर होता है, सेम होता है, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम अपना केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे, इसको समझते हैं हम कायदे से। चैप्टर का मेन निचोड़ यही है, ठीक है। इस चैप्टर में इसी से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो आपको बताते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे क्या होती है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो इसमें 5 चीज़ें वैसे होती मेनली, लेकिन 3 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका समांतर माध्य, ठीक है। फिर आपका समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन बोला जाता है, फिर माध्यिका, मीडियन, ठीक है। फिर बहुलक, मोड कहलाता है ये। फिर मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और विक्षेपण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ये 5 चीज़ें जिसमें से 3 मेन है, ये इनको हम कायदे से समझते हैं पहले, ठीक है। तो समांतर माध्य क्या होता है,
समांतर माध्य में जो होता है, जो आंकड़े दिए होते हैं उसका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है। तो उसमें दो तरीके के आंकड़े होते हैं, एक होता है वर्गीकृत, एक होता है अवर्गीकृत। ठीक है, तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो कैसे हम इसके सवाल को लगाएंगे। ठीक है, अवर्गीकृत का मतलब वर्गीकरण ना दिया हो, उसमें किसी तरीके का क्लासिफिकेशन ना हो। ठीक है, जैसे एक सवाल है ये 50, 54, 53, 52, 56 किलो के लोग हैं, 5 लोग हैं जिनका अलग अलग वजन ये है। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबको हम जोड़ दें, पाँचों को, और जो गिनतियाँ हैं 5 उससे डिवाइड कर दें, यानी सिग्मा x बाई n, यानी सबका योग जो आएगा 265, और 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड कर दिया, 53 kg इसका वजन हो गया, यानी समांतर माध्य 53 हो गया। ठीक है, तो फिर 3। अब उसके बाद इसकी दूसरी विधि भी है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो उसको दूसरे मेथड से जो हम सवाल लगाएंगे वो कहलाता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होता है कि इसमें किसी तरीके को कल्पना की जाती है, यानी एज्यूम कर लिया जाता है, ए इक्वल टू एज्यूम। ठीक है, जब ज़्यादा बड़े बड़े टर्म होते हैं तभी हम करते हैं, मेथड अपनाते हैं कि ठीक है, क्योंकि जोड़ना घटाना बहुत होगा, लेकिन इस मेथड को भी हम समझ लें। ठीक है, तो टर्म बड़े जब होंगे तभी ये किया जाता है, जब बड़े टर्म होंगे तभी इसको, इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे यही सवाल है तो 50, 52, 53, 54, 55 लिख लिया। अब इसमें से किसी एक गिनती को हम जो है, यानी एक आंकड़े को जो है वो हम एज्यूम कर लें। तो ए मान लें, मान ली 50 को हमने ए मान लिया। ठीक है, तो क्या होता है, जो इसका डी होता है निकाला जाता है, डी बराबर होता है x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए, तो x में से ए घटा दे तो यहाँ लिख देंगे डी। तो 50 में से 50 गया 0, 52 में से 50 गया 2, 53 में से 50 गया 3, 54 में से 50 गया 4, 56 में से 50 गया 6 आ गया। इन सबको जोड़ लें तो कहलाएगा सिग्मा डी, वो होता है 15 आ गया। तो समांतर माध्य बराबर हो जाता है ए प्लस सिग्मा डी बटे एन, ये सूत्र है आपका। ठीक है, तो ए की जगह 50 रख दिया हमने, 50 से उठाकर यहाँ रख दिया, और सिग्मा डी की जगह रख दिया 15, एन की जगह लिख दिया 5, चूँकि 5 है 5 से भाग कर दिया 53 kg। आंसर सेम आएगा, जो ये आंसर है वही आंसर ये है। ठीक है, दोनों से आंसर एक ही आता है। फिर उसके बाद जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो कैसे लगाएंगे हम, इसको देखिए ज़रा आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो वर्गीकृत होंगे आंकड़े, आंकड़े अवर्गीकृत परंतु पदों की बारंबारता 1 से अधिक हो, यानी बारंबारता 1 से अधिक हो लेकिन आंकड़े अवर्गीकृत हों। अभी वाला सवाल है, जैसे मान लीजिए 50 फैमिली है, वो 4 कमरों में रह रही है, 1 2 3 4 कमरों में रह रही है। तो उसको देखिए इस तरीके से हम को दे रखा डेटा, यानी एक कमरे में 12 परिवार, दूसरे कमरे में 24 परिवार, तीसरे कमरे में 8 परिवार, चौथे कमरे में 6 परिवार रह रहे हैं। ठीक है, तो ये बारंबारता f हो गई। तो इस कमरा जो है इसको x मानते हैं, तो इन दोनों गुणा कर देते हैं, fx लिखते हैं, f इंटू एक्स, यानी 12 एकम 12, 24 दूना 48, 8 त्रिक 24 और 6 चौक 24, ये लिख लिया। तो सिग्मा fx हो गया आपका सबका योग। ठीक है, 108, और n बराबर इनका सबका योग 50। तो इसका सूत्र होता है समांतर माध्य का सिग्मा fx बाई n। ठीक है, इसको भाग दीजिए 2.16 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए हम समांतर माध्य जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो कैसे लगाएंगे इसको। जैसे दिया है किसी की दैनिक मजदूरी है, मतलब वर्ग अंतराल है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15 है। ठीक है, इस तरीके से है सवाल ये। और इसकी जो श्रमिकों की संख्या है 7, 10, 23, 51, 6, 3, इस टाइप से है। इन सबका योग ले लें तो n बराबर हो गया 100। ठीक है, माध्य इन दोनों का योग का आधा कर देंगे तो माध्य कहलाता है x, यानी 3 + 5 8, 8 का आधा 4। ठीक है, 7 × 5 12 का आधा 6, 7 9 16 का आधा 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, इस तरीके से हो गया। अब f इंटू एक्स की गुणा करके यहाँ लिख देंगे, 4 7 चौक 28, 10 छंग 60, फिर 23 8 184, 510 और 12 छंग 72, 14 3 42 लिख दिया। सिग्मा fx इसका योग निकाल लिया 896, और सूत्र होता है समांतर माध्य का सिग्मा fx बटे n, 896 बटे 100 कर दिया, n की जगह 8.96 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाएंगे 8.96। ठीक, तो ये हमारा जो है जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब लगाएंगे। ठीक, फिर आ जाता है माध्यिका। अब माध्यिका को समझिए ज़रा थोड़ा कायदे से। ठीक है, तो माध्यिका को हम समझते हैं। माध्यिका में क्या होता है कि मीडियन कहलाती है यदि आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लें। ठीक है, मतलब आंकड़े जो दिए हैं उसको या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में पहले सजा लें हम। ठीक, फिर उसके बाद जो है व्यवस्थित किया जाए तो बीचों बीच में पढ़ने वाला जो आंकड़ा होता है वो माध्यिका कहलाता है। ठीक है, यानी जो आंकड़े दिए हैं सिंगल दिए हैं, वर्गीकृत नहीं हैं, अवर्गीकृत हैं, और उसके बाद फिर जो है उसको सीधा सजा लें। जैसे लिखा है आपका 2, 5, 4 और 3 और 7 लिखा है, तो इसको पहले हम सजा लें, यानी 2, 3, 4, 5, 7 लिख लें, और जो बीच में पड़ेगा वो आपका हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं हम इसके सवालों को, किस टाइप से होते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले समझ लीजिए जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। अवर्गीकृत का मतलब या तो वो विषम होंगे आंकड़े, यानी ये गिनतियाँ या तो विषम होंगी, 1 2 3 4 5, यानी 5 विषम है, या तो वो सम होंगी। ठीक है, अगर जो विषम हो तो n+1वें पद का मान जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी विषम होगा तो n+1वें पद, 1/2वें पद का मान। ठीक है, और सम होगा तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2, इससे लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, n क्या है, पदों की संख्या। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई सवाल एग्जाम्पल ले लें, 5 3 9 7 1 8 1 लिखा है, तो इसको पहले हम सजा लें।
आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में 1 3 5 7 8 9 लगा लिया, ठीक। फिर गिना तो यह कितने 6 हैं, 6 का मतलब सम हो गया, तो यानी n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, ये 6/2 और 6/2 प्लस 1 यानी चौथे, तो तीसरे पद का मान प्लस चौथे पद का मान बटे 2। तो तीसरे पद पे कौन आ गया 5, चौथे पद पे 7, 5 प्लस 7/2 यानी 7 5 12/2 यानी 6 आ गया इसका आंसर। अब मान लीजिए इसमें एक 11 और होता, ठीक है, एक और बढ़ जाता, तो इसको हम लिखते हैं 5 3 9 7 8 1 और 11 और कर लेते, तो यहाँ पर आपकी गिनती हो जाती 7, n बराबर हो जाता 7। तो n प्लस 1/2वें पद का मान यानी चौथे पद का मान, चौथे पद का मान क्या आ जाएगा, तो हम इसको सजा लें 1 3 5 7, तो 7 आ जाएगा चौथे नंबर पर, यहाँ 11 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 7 आंसर हो जाएगा, इस टाइप से लगाएंगे। तो ये जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब हम लगाते हैं, ठीक। जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब क्या करते हैं हम, अच्छा अवर्गीकृत हो लेकिन सारणीबद्ध हो, ठीक है। आंकड़े अवर्गीकृत हो सारणीबद्ध हो तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 पद जो है 3 5 7 9 11 13 15 है और बारंबारता 3 2 8 4 12 10 और 4 है, ठीक है। तो पहले हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फिर मैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया था, पहले वाला ऐसे लिख देते हैं, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिख देते हैं 3 2 5, फिर 5 8 13 13 4 17 17 12 29 29 और 10 39 39 और 4 43, ये 43 सेम आना चाहिए, ठीक है। तो 43 क्या हो गया, विषम हो गया, तो n प्लस 1/2वें पद का मान 43 प्लस 1/2 यानी 22वां पद। अब देखिए 22वां पद कहाँ पर आएगा, 17 से ज़्यादा है और 39 से कम है, यानी 29 वाले बीच में है, ठीक है। 17 से ज़्यादा 39 से कम है, 29 वाला है, और 29 वाले की बारंबारता पद कितना है 11, तो 11 होगा इसकी माध्यिका, ठीक है। तो 11 इसकी माध्यिका आ जाएगी, ठीक। फिर आ जाइए जब आंकड़े वर्गीकृत हों, ठीक, क्लासिफाइड आंकड़े हो तो क्या करेंगे हम, कैसे लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हमारा जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया है, बारंबारता 3 2 5 4 5 दिया हुआ है, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 3 3 2 5 5 5 10 10 और 4 14 14 5 19, ठीक है। अब n बराबर आ गया 19, n बराबर 19 का मतलब ये हो गया कि ये एक विषम है, तो n प्लस 2वें पद का मान यानी 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 का मतलब हो जाएगा कि 10 हमारा जो पड़ेगा वो 5 से ज़्यादा 14 के बीच में, तो ये वाला आ जाएगा। तो अब इसके सीध में जो आएगा, जो आपका बारंबारता होगी, वो कहलाता है स्मॉल f। अच्छा, इसका जो सूत्र लगाते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत हो, तो माध्यिका का सूत्र होता है हमारा, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे f n/2 माइनस f, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। माध्यिका का फार्मूला है L1 जो होता है वो कहलाता है लोअर लिमिट और L2 अपर लिमिट, f जो होता है फ्रीक्वेंसी बारंबारता, n/2 तो यहाँ पर योग है जो आएगा n/2, ठीक है। n का मतलब होता है n का मतलब है n प्लस 1, n ये मान लीजिए 19 है, तो 19/2 रख दीजिए आप यहाँ पर, जो है इसको ना करें 19/2 ही रख दें यहाँ पर, तो भी हमारा कितना आ जाएगा 9.5। 9.5 भी 10 वाले में पड़ेगा, इसलिए ले लिया है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा जो आएगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो f लेंगे, तो यहाँ पर चूँकि 10 वाले में आया, 10 के सामने f हो जाएगा। उससे पहले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है वो कहलाती है कैपिटल F, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे f n/2 माइनस f। तो n/2 की जगह जब 19 रख दें यहाँ पर 19/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा L1, इसके ठीक सामने की लोअर लिमिट L1 कहलाती है और अपर लिमिट L2 कहलाती है, ठीक है। तो L1 हो गई 20, L2 हो गई 30, ठीक है। 30 में से 20 घट गया, बटे f हो गया 5 और कैपिटल f हो गया, जो ले रहे हैं हम उस वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कैपिटल F हो गई, और n हो गया 19, 19/2, ठीक है। इसको हम हल कर लेंगे, तो 20 प्लस 10/5 गुणे 19/2 का मतलब 9.5 कट जाएगा, तो 4.5 आ जाएगा, और आ जाएगा 20 प्लस 4.5 45 का मतलब 22.5 जोड़ देंगे तो 45 5 9 45, 9 आ जाएगा, 9 का मतलब हो गया 29 आपका आंसर हो जाएगा इसका, 29 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे। फिर हमारा आता है बहुलक। बहुलक क्या होता है, यानी मॉड क्या होता है। बहुलक वह चर राशि जो सबसे अधिक बार दोहराई गई हो, यानी सबसे ज़्यादा बार जो आई हो उसको हम कहते हैं बहुलक। जैसे 2 5 3 4 3 2 5 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन सी गिनती आई है, 2 आई है, तो बहुलक हो गया 2 हमारा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो है। फिर अब जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो बहुलक कैसे निकालेंगे, यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, और उसके बाद बारंबारता दी हुई है। तो इसके लिए बहुलक का सूत्र होता है ये वाला, ठीक है, L1 प्लस f माइनस f1 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू L2 माइनस L1, ये सूत्र हम यूज़ करते हैं। अब इसमें ये सब है क्या, तो अब हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पर बारंबारता किसकी 8 है, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं f, ये जो f आएगा वो हो गया सबसे ज़्यादा वाली जो बारंबारता है वो। उसके पहले वाले के जो है बारंबारता f1 कहलाती है, उसके बाद वाले की बारंबारता f2 कहलाती है, और ठीक इसके सामने की जो वर्ग अंतराल है उसकी लोअर लिमिट L1 कहलाती है, अपर लिमिट L2 कहलाती है। तो L1 की जगह रख देंगे 20, f की जगह 8, f1 की जगह 2। अगर इसको हम हल करेंगे तो L1 की जगह रखेंगे हम
20 प्लस एफ़ की जगह 8 माइनस F1 की जगह 2 और बटे 2F का मतलब होता है 2 गुणे 8 माइनस F1 की जगह 2, F2 की जगह माइनस का 4 और L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो 20 प्लस 8 में से 2 गया 6, 2 8 16, 16 में से 6 चला गया 10 गुणे और 30 में से 20 गया तो आपका आ जाएगा 10, 10 कट गया, 20 से 26, तो 26 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सूत्र को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और माध्यिका वाले उस सूत्र को रखिएगा। ठीक है, वर्गंतराल में दोनों यूज़ होंगे, जहाँ पर वर्गंतराल दिया वर्गीकृत आंकड़े हो, जहाँ वर्गीकृत आंकड़े ना हो तो वहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद समझते हैं हम मानक विचलन क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना हो तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। मानक विचलन जो होता है वो SD कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और मानक विचलन हमेशा जो होता है पॉजिटिव में होता है, इसका मान जो हमेशा आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो मानक विचलन बराबर होता है प्रसरण या प्रसार या विचरण, इसका अंडर रूट होता है, मानक विचलन कहलाता है। ठीक है, या प्रसरण बराबर होगा मानक विचलन का स्क्वायर। अब इस मानक विचलन में 2 तरीके के आंकड़े होंगे, एक आपका होगा अवर्गीकृत, एक होगा वर्गीकृत। वर्गीकृत अवर्गीकृत 2 आंकड़े होंगे। तो अवर्गीकृत के लिए जो सूत्र हम यूज़ करते हैं वो आपका सिग्मा x माइनस m का स्क्वायर बटे n, सिग्मा x माइनस m बटे n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। या हम x माइनस m को d मान लें तो सिग्मा d स्क्वायर बाई n, सिग्मा d अपान n का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे। और जो वर्गीकृत होगा तो सिग्मा f लगा देते हैं, इसमें f और जुड़ जाता है, वर्गीकृत का f आ जाता है, फ्रीक्वेंसी उसमें होती है वर्गीकृत आंकड़े में, अवर्गीकृत आंकड़े में नहीं आएगी। ठीक है, f तो यहाँ पर f x माइनस m का स्क्वायर, f x माइनस m बटे n का होल स्क्वायर, या d मान लें तो f d स्क्वायर, f d बटे n का होल स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, d बराबर x माइनस m होता है, जहाँ d बराबर x माइनस m। ठीक है, अब हम ले लें वर्गीकृत आंकड़े का कुछ सवाल उठाते हैं, देखिए समझ में आएगा आपको। तो जैसे मान लीजिए वर्गंतराल 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 दिया और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है यानी बारंबारता 6, 10, 12, 10, 8 दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे, यानी 0 प्लस 4 को जोड़ देंगे, आधा कर देंगे 2 आ जाएगा, 4 प्लस 8 12, 12 का आधा 6, फिर 10, 14, 18 आ गया। ठीक है, अब मानक विचलन जो D निकालेंगे तो M यहाँ पर जो माध्य आएगा आपका, चूँकि यहाँ पर आपका जो मध्य बिंदु है चूँकि 5 है यहाँ पर, तो मध्य में जो पड़ेगा वो तीसरे नंबर 5 में, मतलब 5 प्लस 1/2 यानी 3 आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये पड़ेगा आपका। तो ये माध्य हो गया, बीच में पड़ रहा है माध्य m आ जाएगा 10। ठीक है, तो मानक विचलन जो लेंगे तो x माइनस m यानी x जो हमारा ये है 2 और इसी में से 10 को घटाएंगे, 2 में से 10 घट गया तो माइनस का 8, 6 में से 10 घट गया माइनस 4, 10 में से 10 गया 0। ठीक है, x माइनस m लेंगे, d लेंगे, मानक विचलन जो लेंगे, विचलन जो d लेंगे हम, तो वो इनमें से ही घटाते चले जाएंगे सबको। 14 में से 10 गया 4, 18 में से 10 गया 8। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद फिर सिग्मा एफ डी लेंगे, तो f और d की गुणा करेंगे, f ये है d ये है, इन दोनों गुणा करेंगे। 6 8 48 माइनस का 48, 10 चौक 40 माइनस से 40, 12 0 0 और 10 चौक 40 और 8 छंग 48, 8 8 64, तो ये आ गया। फिर सबको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ डी आ जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, घट जाएगा। तो सिग्मा फिर एफ डी स्क्वायर ले लेंगे, तो d का स्क्वायर जो हमारा 8 8 64, 4 चक्कू 16 और f जो हमारा ये 6 है, इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 384, 160 0 160 512, सबको जोड़ लेंगे, एफ डी स्क्वायर 1216, एफ डी आ गया 16। अब हम अपने सूत्र में इसको फिट कर देंगे, एफ डी स्क्वायर की जगह मान रख देंगे डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर जो है हमारा बाई n है, तो अच्छा एस डी बराबर हो गया अंडर रूट इतना एफ डी स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा एफ डी अपान n का होल स्क्वायर, यानी 1216 बटे 46, 1216 था, ये 46 था, 16 बटे 46 का स्क्वायर। ठीक है, और पूरे का अंडर रूट है। इसको जब हल करेंगे 13920 बटे 529 आएगा, इसको हल करेंगे 26.3 आ जाएगा अंडर रूट का, और फिर जब उसको हल करेंगे तो 5.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो माध्यिका हमने समांतर माध्य बताया था ऊपर निकालने का, तो यहाँ पर आपके जो थे इनको सबको जोड़ लिया था हमने, तो 50 आ गया था और 5 से डिवाइड कर दिया था तो 10 आया था, तो 10 आपका ये आ गया था। ठीक है, समांतर माध्य निकालने वाला। ठीक, तो ये जो m निकाला था ये आपका मध्य बिंदु, यानी सबको जोड़ लिया था हमने, जोड़ के 5 से डिवाइड किया, चूँकि 5 है 5 से डिवाइड करें, चूँकि सबका योग आएगा 50, 50 बटे 5 यानी 10, तो 10 आपका m आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे हम इसको। ओके, अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ नोट इसमें है, वो याद रखिएगा आप, अच्छी तरह से एग्जाम में आ जाता है। तो नोट में आपका है कि यदि 2 बंटनों के माध्य m1 m2 और बारंबारता f1 f2 हो, तो दोनों को मिलाकर माध्य बराबर हो जाएगा m1 f1 m2 f2 बटे f1 प्लस f2। ये सूत्र याद रखिएगा, आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। दूसरा नोट स्पेशल नोट है, अर्थमेटिक मीन, यदि मान ली 2 संख्याएं हो a b, तो उसका जो है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन जो होगा वो आपका a प्लस b बाई 2 उसका आधा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य जो होगा अंडर रूट ab। ठीक है, और हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन जो होगा 2ab अपान a प्लस b।
दोनों में संबंध ये होता है AM इंटू HM, यानी समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का गुणा बराबर होता है गुणोत्तर माध्य के स्क्वायर के। ठीक है, एक सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य के, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य के होता है बहुलक। विचरण या विक्षेपण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस बराबर होता है मानक विचलन बटे समांतर माध्य का 100 इंटू 100%। ठीक है, विक्षेपण गुणांक जो होता है मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100%। ठीक है, जैसे मान लीजिए समांतर माध्य 12 है और मानक विचलन मान लीजिए आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 8 बटे 12 गुणे 100 यानी 0.66%। ठीक है, या 100 हटा देंगे तो 0.66 आ जाएगा। ठीक है, या ये आ जाएगा 2/3 इंटू 100 यानी 200/3% आ जाएगा। ठीक है, 200/3%। तो इस तरीके से सवाल परसेंट हटा देंगे तो 100 से भाग कर दिएगा 0.66 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को लगाना है। और मानक विचलन कैसे निकालते हैं, तो मानक विचलन का एक चीज़ और देख लीजिए। मानक विचलन में अवर्गीकृत आंकड़े हो, जैसे 1 से 5 तक की संख्याओं का मानक विचलन निकालना है तो समांतर माध्य पहले हम निकाल लेंगे, सबको जोड़ लेंगे बटे 1 से 5 तक के हैं संख्याएँ, तो 1 2 3 4 5 समांतर माध्य बटे 2 कर देंगे, आधा कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा m आ जाएगा वो, और x मान लेंगे 1 2 3 4 5 तक ले लेंगे, और आपका जो है x माइनस m कर लेंगे d बराबर। तो x जो हमारा हो जाएगा वो आपका जो समांतर माध्य है वो 7.5 है, सबको जोड़ के आधा कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो है इसमें से घटा देंगे, 7.5 घटा देंगे, एक में 7.5 6.5 आएगा, 5.5 आएगा, माइनस के सब आ जाएंगे, 3.5 आएगा, 2.5 आएगा, फिर सबका स्क्वायर कर देंगे, यानी डी का स्क्वायर कर देंगे, डी का स्क्वायर करेंगे तो ये सब आएगा। ठीक है, उसके बाद सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो एस डी बराबर होता है सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन और सिग्मा डी बाई एन का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो 111.25 आ जाएगा बटे 5 माइनस 22.5 बटे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे, ये आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे तो 42.7 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.5। तो मानक विचलन इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में अगर जो किसी को कोई भी डाउट हो या सांख्यिकी के बारे में कोई भी किसी को डाउट हो तो वो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकता है। ठीक है, दैट्स इट।